नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर पर। तो कल के ट्रेडिंग डे में पारस डिफेंस में लगभग 7% तक की तेजी देखने को मिली थी और इस तेजी के पीछे की वजह थी 53 करोड़ का ऑर्डर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पारस डिफेंस को मिला था। लेकिन जब एक मैसिव वेल्थ क्रिएट करने की बात आती है तो आज क्या ऑर्डर मिल रहा है, कल क्या ऑर्डर मिल रहा है, इससे ज्यादा मायने रखता है कि इस डिफेंस इंडस्ट्री में ग्रोथ कितना है। आने वाले 5 सालों में 10 सालों में ये इंडस्ट्री कहाँ जाने वाला है, इसकी ग्रोथ रेट क्या होने वाली है, 2025 तक हमारा डिफेंस इंडस्ट्री कहाँ जाने वाला है। तो इसके लिए अक्टूबर 2022 में एक डेटा पब्लिश हुआ था, द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इज द सनराइज सेक्टर ऑफ द फ्यूचर। आप लोग इस चीज का मीनिंग समझो। अभी डिफेंस इंडस्ट्री की शुरुआत ही हुई है, अभी इसमें मैसिव ग्रोथ आना भी तो बाकी ही है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक पल के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ा हो चुका है। तो हमारे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे, या फिर हमारे इंडिया में क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा हो गया तो हमारा प्यारा भारत विश्व गुरु के साथ साथ एक सुपर पावर भी बन चुका होगा। तो अब आप लोग कहोगे कि चलिए मान लिया मैंने, हमारा डिफेंस इंडस्ट्री 1000 गुना तक बड़ा हो चुका है, या फिर यूं कहें कि हमारा डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन हम ये बात कैसे माने कि हमारा प्यारा भारत सुपर पावर बन जाएगा, इसका क्या प्रूफ है। तो चलिए इसका भी प्रूफ हम लोग इतिहास के पन्नों से ही निकालते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को समझना होगा, जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो अमेरिका सुपर पावर बनकर कैसे उभरा था। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूएसए जैसी कंट्री जमकर हथियार सेल किए थे, और आज के टाइम में आप लोग देख सकते हैं यूएसए वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। किसी भी कंट्री को जो सेक्टर सबसे ज्यादा पैसा ला कर देता है तो वो है डिफेंस इंडस्ट्री। और आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, यूएसए जैसी कंट्री तेल से ज्यादा हथियार बेचती है। और यूएसए आज किस मुकाम पे है ये बताने की जरूरत तो नहीं है। आप लोग अगर रसिया को भी देखो तो रसिया भी एक ऐसी कंट्री है जो हथियारों को बेचता है। तो रसिया को भी पूरी दुनिया सुपर पावर ही मानती है, भले ही आज रसिया सैंक्शंस के बीच में फंस चुका है। और यही अपॉर्चुनिटी आज इंडिया के हाथों में आते हुए देखने को मिल रही है। करेंट टाइम में इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री का साइज 12 बिलियन का है, और 2025 जाते जाते इस इंडस्ट्री का साइज 22 बिलियन का हो जाएगा। तो अक्टूबर 2022 से 2025 का पीरियड का गैप देख लिया जाए तो लगभग 3 सालों का है। और इस 3 सालों में ये इंडस्ट्री 12 बिलियन से 22 बिलियन होने वाली है, जो कि 83% का ग्रोथ आता है। तो 3 सालों में 83% का ग्रोथ, तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मैसिव अपॉर्चुनिटी हमारे इंडियन डिफेंस सेक्टर के सामने खड़ा है। और इसी डेटा को अगर हम लोग राउंड फिगर में बोलने की कोशिश करें तो लगभग 4 सालों में हम लोग एज्यूम करके चल सकते हैं कि 4 सालों में 100% की तो ग्रोथ आ ही जाएगी। तो 4 सालों में 100% का ग्रोथ रेट, तो इस स्पीड से तो जनरली कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है, ना कि पूरा सेक्टर। तो इतनी बड़ी तेजी से अगर पूरा सेक्टर ही ग्रो करने वाला है तो इसके अंदर की इंडिविजुअल कंपनी कितनी ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली है, इस बात का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। तो आने वाले वक्त में एक मैसिव अपॉर्चुनिटी खड़ी है। और साथ ही साथ हमारे इंडियन गवर्नमेंट की रुझान देखें तो भारत सरकार की भी पूरी कोशिश है यूएसए और रसिया जैसी कंट्री से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके उसे इंडिया में ही प्रोडक्शन करना। चलिए इसके लिए हम लोग कुछ इंडियन इंडस्ट्री को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जेनसार्ट टेक्नोलॉजी, जिसकी मार्केट कैप लगभग 9,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है, जो स्पेशली डिफेंस में ड्रोन सेक्टर के लिए काम करता है। और रसिया यूक्रेन के युद्ध से हम लोगों को ड्रोन का महत्व अच्छे से पता चल चुका है कि ड्रोन क्या तबाही मचाता है बैटल ग्राउंड में। और जिनसार टेक्नोलॉजी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें बेटे सोच समझकर ही देना है, क्योंकि जब एक स्मॉल कैप कंपनी गिरती है तो इजिली 50, 60, 70% तक गिर जाती है। अगली कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, तो ये कंपनी डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों में ही काम करती है। आप लोग इन सभी कंपनी का बैलेंस शीट खुद से पढ़ लेना, वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम लोग पारस डिफेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और इसे देख लेते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली किस किस सेक्टर में काम करती है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हैप्पी इंजीनियरिंग, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, एएमपी सॉल्यूशन, निश टेक्नोलॉजी, रॉकेट एंड मिसाइल प्रोग्राम, स्पेस एंड रिसर्च प्रोग्राम, नेवल सिस्टम। तो ये कंपनी शिप के लिए भी कुछ काम करती है, लैंड एंड आर्मर्ड व्हीकल। तो पारस डिफेंस हथियारबंद गाड़ियां भी बनाते हैं, यानी कि टैंक जैसी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर एंड सर्विलेंस,
यानी कि ये कंपनी निरीक्षण करने के लिए भी कुछ इक्विपमेंट्स बनाती है, और फिर फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन। तो ये सभी सेक्टर में पारस डिफेंस काम करता है। और अगली कंपनी एमटार टेक्नोलॉजी, तो इसकी भी मार्केट कैप 6,000 करोड़ का है, जो कि इसे स्मॉल कैप कंपनी बनाता है। तो इस कंपनी में भी रिस्क भर भर कर है। इस कंपनी का ऑर्डर बुक देखें तो ये कंपनी के पास 58.6% का ऑर्डर क्लीन एनर्जी की तरफ से आता है, और 16.5% का ऑर्डर न्यूक्लियर की तरफ से, और डिफेंस में मात्र 15.5% का ऑर्डर आता है। लेकिन इस कंपनी के पास जो सबसे ज्यादा काम है वो है क्लीन एनर्जी के लिए, और डिफेंस में ये कंपनी थोड़ा कम ही काम करती है। लेकिन चलिए, एमटार के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स है जिसे देखना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग एमटार के वेबसाइट पर आ चुके हैं, और इसके बिजनेस वाइज सेगमेंट की बात कर लेते हैं। सिविलियन न्यूक्लियर्स, डिफेंस एंड एरोस्पेस, स्पेस, बॉल स्क्रू एंड रोलर स्क्रू, क्लीन एनर्जी और अदर सेगमेंट लाइक मैरीन या और शिप में भी ये इंडस्ट्री काम करती है। तो चलिए इसके कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स को देख लेते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स में से बालाजी, टाटा, राफेल, ब्लूम एनर्जी, DRDO, HAL, इसरो, भारत डायनेमिक्स, राफेल। आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके इन सभी क्लाइंट्स का नाम पढ़ सकते हैं। तो इस कंपनी के पास अपना क्लाइंट बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और फिर सबका किंग HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसकी मार्केट कैप 1,28,000 करोड़ की है। लेकिन इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप लोगों को इस चीज को बिल्कुल याद रखना है कि ये एक सरकारी कंपनी है, और इसके प्रोमोटर्स में भी आप लोग देखो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो कुछ लोग सरकारी कंपनी को देखते ही टाटा बाय बाय कर देते हैं, तो उन लोगों को ये पॉइंट बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जैसा कि हम लोगों ने पास्ट में IRCTC में भी देखा था कि सरकार के डिसीजन की वजह से स्टॉक में कितनी ज्यादा धुनाई हो जाती है, और उसी के बाद हम लोगों ने IEX में भी देखा। लेकिन अभी तक IEX का न्यूज कंफर्म होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इस पे कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं अगर खुद के बारे में बताऊं तो मैं खुद भी गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज के मैनेजमेंट पे थोड़ा मुझे डाउट होता है। लेकिन इस डाउट के पीछे की वजह है, जैसा कि हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में भी देखा था कि क्या हाल हो चुका है आज के टाइम में PNB जैसी बैंक्स की। और IRCTC में हम लोगों ने पास्ट में भी देख रखा है कि एक दिन में गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से मात्र सिंगल डे में लगभग 30% के आसपास तक स्टॉक टूट गया था। इसलिए मैं गवर्नमेंट कंपनी से दूर रहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी को इन्वेस्ट करने का मन हो तो मैं एक ही राय दे सकता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट उतना ही करें जितना आप लोग एक स्मॉल कैप कंपनीज में करते हो। और अगर आप लोग डिफेंस इंडस्ट्री में भी पैसे लगाते हो तो आज में बैठकर कल का प्रेडिक्शन करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि इन सभी कंपनीज में से कौन सी कंपनी एक लॉन्ग टर्म के लिए चल पाएगी और कौन सी कंपनी पे ताला लग जाएगी, ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।